Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com. In this session हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं साइमन कमीशन को। तो साइमन कमीशन का रिलेवेंसी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 या वी कैन से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर 1919 या वी कैन से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर ये प्रोविजन डाला गया था कि आफ्टर 10 इयर्स एक कमीशन गठित किया जाएगा, एक कमीशन का फॉर्मुलेशन किया जाएगा और वो जो है आगे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो वर्किंग है उसको एनालाइज करेगा या उसकी स्टडी करके एनालाइज करके रिपोर्ट देगा। उसके बेस पे ही आगे फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को स्टडी करने की कहाँ जरूरत पड़ी, बिकॉज इससे पहले ऐसा कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं था जिसके अंदर पावर शेयरिंग की जाए, पावर शेयरिंग की जाए विद इंडियंस। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो फर्स्ट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था जो ये वैलिडेट करता है कि जो पावर शेयरिंग है वो कन्फर की जाए टू इंडियंस या वी कैन से सेल्फ रूल को वैलिडेशन देता है। तो सेल्फ रूल के कॉज को या सेल्फ रूल के प्रोविजन को वैलिडेशन देने वाला फर्स्ट कोई एक्ट था तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 था और इसी के तहत डायरकी को इम्पोज किया गया। ठीक है, सेंट्रल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने ऑलरेडी ये कवर कर रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर डायरकी को इम्पोज किया गया था। डायरकी के इम्पोज करने के साथ ही जो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के अंदर स्टेट सब्जेक्ट्स को बांट दिया और इसी के साथ ही जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उन पे कंट्रोल रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे वो इंडियंस को दे दिए गए टू मेक अ law regarding it like education, health, local self government etc. but these are subject ऐसे थे कि इनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर बना के भी या जो ये सब्जेक्ट इंडियंस के हाथ में आके भी रियल पावर जो है वो इंडियंस के हाथ में नहीं आई थी। जो मेजर या वी कैन से क्रूशियल जो सब्जेक्ट्स थे लाइक फाइनेंस, लॉ मेकिंग ऑर्डर, डिफेंस, ये सारी चीजें किनके पास थी, अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। तो एजुकेशन, हेल्थ और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटी के वर्क और ऐसे वर्क देके एक्चुअली में पावर को शेयर नहीं किया गया था। ये जस्ट आपको अपीज करने के लिए, आपको डिसओरिएंट करने के लिए एक तरह से इस सिस्टम ऑफ डायरकी को इम्पोज किया गया। ठीक है, जो भी हो, जो भी उनका मंसूबा रहा हो, लेकिन एटलीस्ट इस एक्ट ऑफ 1919 ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने जो सेल्फ रूल का प्रोविजन है उसको एटलीस्ट वैलिडेशन देना तो शुरू किया, एक्नॉलेज देना तो शुरू किया। ठीक है, तो ये चीज थी। तो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर ये प्रोविजन था कि आगे फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होंगे उसके लिए इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की स्टडी, एनालिसिस और इसकी वर्किंग, इसको लागू करने के बाद इस जो वर्किंग होगी इंडिया के अंदर वो स्टडी और एनालिसिस करके ही फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किए जाएंगे। तो इस वजह से 10 साल के बाद साइमन कमीशन का गठन किया जाना था और साइमन कमीशन का गठन हो जाता है इसके 2 साल पहले ही। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया 1919 में, तो इसको 10 साल बाद आना है तो कब आएगा, 1929 में। लेकिन ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है 1928 में ही या वी कैन से 1927 में इसका गठन किया जाता है। आता भारत में वो 1928 में। ठीक है, नवंबर के आसपास इसका गठन किया जाता है और फरवरी के आसपास ये भारत में आता है। तो इस वजह से ये जो ईयर है वो चेंज हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए
इस स्टैट्यूटरी बॉडी या इस स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन करने का कंसिडरेशन इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में किया गया। नवंबर 1927 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन करती है, जिसका काम था रिपोर्ट एनालाइज करना, स्टडी करना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट को तैयार करना, सो दैट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है उसको मॉडिफाई किया जा सके और उसको अमेंड किया जा सके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, 10 सालों बाद जो सिचुएशन बनेगी, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट या जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव जिस तरह की भी सिचुएशन होगी, उसके बेस पे स्टडी करके फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और वो 3rd ऑफ फरवरी 1928 को भारत आता है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1927 को इसका फॉर्मुलेशन होता है। इट फॉर्म ऑन 26 नवंबर 1927 एंड साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन 3rd फरवरी 1928। तो ये डेट आप याद रखना, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। और साइमन कमीशन का गठन होना या इसका फॉर्मेशन होने का जो प्रोविजन है वो किसके अंदर था? ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या वी कैन से मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर। क्या एम था? कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस का एम था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का एम था। और ये एक कैसा कमीशन था? स्टैट्यूटरी कमीशन था। ठीक है, वैधानिक जिसको कहते हैं। तो इस तरह से साइमन कमीशन का गठन हो जाता है। तो ये तो रहता है इसका बैकग्राउंड। लेकिन फिर इश्यू कहां से अराइज होता है वो देखते हैं कि साइमन कमीशन के प्रति भारत के अंदर एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन होता है। एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन कंट्री वाइड परफॉर्म किए जाते हैं। तो उसका क्या कारण था? और लास्ट सेशन आपने अगर हमारा देखा हो तो आपको पता रहेगा, ऑलरेडी ये नॉलेज होगा कि मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने का गवर्नमेंट का क्या कारण था। गवर्नमेंट प्रेशराइज हो गई थी बिकॉज ऑफ द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, जो डिमांड कर रहे थे सेल्फ रूल की और डोमिनियन स्टेट का स्टेटस प्रोवाइड करवाना इंडिया को। तो होम रूल मूवमेंट ने भी बहुत बड़ा एक मतलब वी कैन से एक अच्छा खासा मास लेवल का मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया और गवर्नमेंट को कंपेल किया टू इंट्रोड्यूस सच काइंड ऑफ एक्ट लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसके अंदर सेल्फ रूल को वैलिडेशन दिया गया। ठीक है, तो होम रूल मूवमेंट के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ और फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट चाह रहे थे, स्वराजिस्ट वगैरह, है ना, because they were not happy with this the Montagu-Chelmsford reform. That's why they were asking for the constitutional development by entering in legislative council via contesting election. ठीक है, तो वो स्वराजिस्ट वगैरह का हमने देख लिया। तो बॉयकॉट ऑफ कमीशन का जो मेन इश्यू था या भारत के अंदर जो एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन परफॉर्म किए जा रहे थे, उसका मेन रीजन ये था कि कमीशन के जो 7 मेंबर्स थे दे ऑल वर इंग्लिशमैन। ठीक है, ऑल वर ब्रिटिशर्स। एक भी वहां पे जो इंडियन है उनका रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं गया था, या सिंगल इंडियन भी उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, या साइमन कमीशन का पार्ट नहीं था। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन किया जाता है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन जो थे वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं इस कमीशन के। तो इसके अंदर एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने की वजह से इसने इंडियन के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। इस चीज ने इंडियन के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। इंडियंस को ये रियलाइज किया कि दे वर नॉट फिट टू गवर्न देमसेल्व्स। ठीक है, दे वर नॉट फिट टू गवर्न देमसेल्व्स। और इस तरह से इस साइमन कमीशन का गठन करके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या जो ब्रिटिश अथॉरिटी है वो इंडियंस की फीलिंग को सम्मान नहीं दे रही है, रिगार्ड्स नहीं दे रही है। ये एक सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना के विपरीत था। इस वजह से इसका जो है बॉयकॉट भारत के अंदर सब जगह देखा जाने लगा। तो जब साइमन कमीशन का गठन होता है
तो इसमें पता चलता है कि सारे जो मेंबर्स है वो ब्रिटिशर्स है या इंग्लिशमैन है, एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो इंडियंस लोगों की यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों हर्ट होती है कि जो ब्रिटिश है उनके द्वारा ये समझा जा रहा है कि इंडियंस जो है वो फिट नहीं है टू गवर्न देम सेल्फ, और दे आर नॉट फिट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट्स वाई इंडियन को इस कमीशन का मेंबर बनाना उचित नहीं होगा। ये किनका मानना था? ब्रिटिश लोगों का। तो इस वजह से इंडियंस की यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो भावना थी वो हर्ट होती है, फीलिंग्स हर्ट होती है, और इसके कारण इस कमीशन का भारत भर के अंदर कंट्री वाइड इसका बॉयकॉट किया जाता है। इसका बॉयकॉट का जो डिसीजन था वो लिया जाता है मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसके अंदर रिजोल्यूशन पास करके बॉयकॉट द साइमन कमीशन का डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो मद्रास सेशन। अब क्या होता है कि जो साइमन कमीशन का विरोध है वो खाली कांग्रेस के द्वारा ही नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जितनी भी इंडिया के अंदर पार्टीज थी, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, हिंदू महासभा हो या अदर पॉलिटिकल पार्टीज, दे वर ऑल यूनाइटेड एंड मेड अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन जो थर्ड टाइम हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेन देखने को मिलती है, बिकॉज यहाँ पे मुस्लिम लीग जो थी या जो मुस्लिम लीग अंडर द जिन्ना थी वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है और साइमन कमीशन का बॉयकॉट करने के अंदर कांग्रेस का साथ देती है। तो इस समय जो जितनी भी इंडिया के अंदर पार्टीज थी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, दे मेड अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड परफॉर्म कंट्री वाइड बॉयकॉट ऑफ द कमीशन। और कमीशन जब भारत में आ चुका था 3 फरवरी ऑफ 1928, इसने अपना काम शुरू कर दिया था। ये जो मेजर सिटीज थी इंडिया की वहां पे टूर करने लगा, सिचुएशन को एनालाइज करने लगा, स्टडी करने लगा। ठीक है, और इसके वर्किंग के दौरान ही इसको जगह जगह जहां जहां ये गया, इंडिया की जितनी भी मेजर सिटीज के अंदर ये टूर करने लगा, जहां भी जाते थे उनको मासिव बॉयकॉट को फेस करना पड़ता था। ठीक है, इवन एंग्री डेमोन्स्ट्रेशन को भी फेस करना पड़ता था, और लोगों ने यहाँ पे साइमन गो बैक के नारे भी या स्लोगन भी अटर किए। तो साइमन का कंट्री वाइड जो है इस तरह से एंग्री डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू और मास के द्वारा बाइकॉट के साथ ही इसको अपोज किया जा रहा था। लेकिन चीजें पीक पे तब पहुंच जाती है, ठीक है, जब लाहौर के अंदर एक घटना होती है। तो साइमन कमीशन यहाँ पे कंट्री वाइड ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन तो फेस कर ही रहा था, लेकिन लाहौर के अंदर क्या होता है, एंटी साइमन डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा होता है लाला लाजपत राय की लीडरशिप के अंदर। लाला लाजपत राय जो थे उस एंटी साइमन डेमोन्स्ट्रेशन के मेन लीडर थे लाहौर के अंदर। तो वो यहाँ पे पीसफुली जो एंटी साइमन कमीशन डेमोन्स्ट्रेशन है वो परफॉर्म कर रहे थे। और इसी के दौरान जो है एक ब्रिटिश जो पुलिस ऑफिसर था या इंग्लिश पुलिस ऑफिसर था, उसने लाला जी को असॉल्ट किया। ठीक है, असॉल्ट किस तरह से किया, उसने अपनी जो राइफल थी उसके बट पोर्शन जो होता है जहां से अपन होल्ड करते हैं, जो शोल्डर पे रहता है वाइल शूटिंग, तो उस बट पोर्शन से लाला जी की चेस्ट के ऊपर अटैक किया। ठीक है, तो लाला जी वॉज बीटन बाय दैट इंग्लिश पुलिस ऑफिसर ऑन हिज चेस्ट। तो लाहौर के अंदर इस लाठीचार्ज के अंदर और लाला जी को असॉल्ट करने के साथ ही चीजें और ज्यादा पीक पे पहुंच जाती है। और इस दुर्घटना के बाद जब लाला जी को इस तरह की चोट पहुंची तो लाला जी जो है थोड़े हफ्तों के बाद ही जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। चीज की वजह से उनको थोड़ा गंभीर चोटें पहुंचती है और इस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और लाला जी की मृत्यु ने या लाला जी के सेक्रीफाइस ने जो है एक मतलब इस इंसिडेंट ने काम किया आखिरी कील गाड़ने के लिए इन दी ब्रिटिश कॉफिन। ठीक है, तो लाला जी का सेक्रीफाइस वाज अनदर नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, यानी कि जो ऑलरेडी ब्रिटिश लोगों का जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो चुका है व्हेन पॉलिटिकल अवेकनिंग इंडियन मासेस के अंदर अराइज हो गई थी। तो ऐसे डाउनफॉल तो चालू ही था, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब की वजह से डाउनफॉल धीरे धीरे होने लगा। ठीक है ना, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियल फोर्सेस का जो दबदबा था वो खत्म होने ही लगा था। लेकिन लाला जी की इस
सेक्रीफाइस ने या लाला जी की मृत्यु ने काम किया ऑफ द last nail in the coffin of British imperialism, या we can say another nail in the coffin of British imperialism। ठीक है, लाहौर के अंदर लाठीचार्ज को लाला लाजपत राय द्वारा फेस किया गया और लखनऊ के अंदर जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था वहां पे जो है जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत के ऊपर ये लाठीचार्ज हुआ। तो इस तरह से साइमन कमीशन का जो एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन है वो परफॉर्म हो रहे थे कंट्री वाइड, और आप देख सकते हो कि किस तरह से ब्रिटिश अथॉरिटी है वो अग्रेसिव और सप्रेसिव नेचर अपना शो कर रही है डे बाय डे टू सेव देयर अथॉरिटी। और अकॉर्डिंग टू व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी तो वो खुद ये कहते हैं कि हम तो इंडिया को गवर्न करने के लिए नहीं है, रूल करने के लिए नहीं है, हम तो यहाँ पे उनको सिविलाइज करने के लिए। तो चलो आपने इतना तो सिविलाइज कर दिया है कि इंडिया अब तक मतलब 200 सालों से, या वी कैन से चलो ये स्टार्ट हुआ 1920 में, तो 100 ईयर्स तो हो ही गए आपकी अथॉरिटी को। तो आपने 100 ईयर्स में तो इतना तो हमको सिविलाइज कर दिया होगा कि हम अपना जो कंट्री का रूल है वो हम खुद परफॉर्म कर सके, यानी सेल्फ रूल कर सके, हमारी कंट्री को हम खुद चला सके, है ना। वी आर फिट इनफ टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर कंट्री। तो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी का यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है कि दे डोंट वांट टू शेयर एनी पावर विद इंडियंस। ठीक है, अगर आपने सिविलाइज करने के मंसूबे से आए होते, एम से आए होते, तो अब तक आपने इतना सिविलाइज कर दिया होता कि चलो इंडिया जो है अब दे आर फिट इनफ टू ड्राफ्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे कैन गवर्न देमसेल्व्स। लेकिन आपके मंसूबे तो अभी भी नहीं दिख रहे हैं कि आप इंडिया को छोड़ के जाना चाहते। इट मीन्स यू वांट टू रूल इंडिया, नॉट टू सिविलाइज इंडिया। ठीक है, तो ये चीज है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है। तो साइमन कमीशन के अराइवल के कारण इंडिया का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो कंप्लीटली चेंज होने लगा है, एटलीस्ट फॉर टेम्पररी। सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी या डिफरेंट ग्रुप्स थे इन द पॉलिटिकल एसोसिएशन, दे केम टुगेदर एंड मेड अ यूनाइटेड फ्रंट। तो एटलीस्ट इसने टेम्पररी सही लेकिन सभी पार्टियों को यूनाइट करने का काम किया, किसने? साइमन कमीशन ने। ठीक है, देन यहाँ पे जब साइमन कमीशन अपना जो वर्क है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा था इन द आइसोलेशन फ्रॉम इंडियन पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, अभी भी साइमन कमीशन जो है वो अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है विदाउट एनी पब्लिक ओपिनियन और विदाउट एनी इंडियन पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, तो जो साइमन कमीशन है वो अपना काम आइसोलेशन में कर रहा है, बिल्कुल अकेले कर रहा है विदाउट एनी पब्लिक ओपिनियन, या इंडियंस को वो अपने मतलब जो कमीशन के जो वर्किंग है उसके अंदर इवन सजेशन के लिए भी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया को रूल करने के लिए और इंडियन सिचुएशन को बेटर ढंग से कौन समझता होगा? इंडियंस समझते होंगे। तो फर्दर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करने फॉर इंडिया, तो व्हाई इंडियंस आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस कमीशन? ठीक है, और अगर टेक्निकली बात करें तो ब्रिटिशर्स वर नॉट अवेयर, और साइमन कमीशन जैसे अगर सर जॉन साइमन है, दे वर नॉट अवेयर विद द एटमॉस्फेयर ऑफ द इंडिया, और वी कैन से द सिचुएशन ऑफ इंडिया, पीपल्स ऑफ इंडिया, they are not aware that much than the political leaders of India। तो उनको शामिल करना चाहिए था अगर आप इंडिया के लिए ही वर्क कर रहे हो और इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कर रहे हो। तो ये डेवलपमेंट जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था ये इंडिया के लिए ना होके खाली उनके लिए, ताकि किस तरह से ब्रिटिश अथॉरिटी को और ज्यादा सेफ गार्ड किया जा सके या ब्रिटिश अथॉरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड किया जा सके थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना अलग से काम कर रहा था, और जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अंदर थी वो ऑलरेडी यूनाइटेड हो चुकी थी, और वो अपना अलग से कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म ले डाउन कर रही थी या फॉर्मेशन कर रही थी, सो दैट कि वो गवर्नमेंट के इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को अपोज कर सके। साइमन कमीशन ने भारत के अंदर जो है कंप्लीटली पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया था। इसके कारण जो एजिटेशनल मूड है ऑफ द मास वो ऑन हो चुका था। ठीक है, एजिटेशनल मोड जो है वो ऑन हो चुका था। तो इस वजह से यहाँ पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी देखने को मिलती है हमें, है ना, जगह जगह पे। जैसे बंगाल और पंजाब प्रोविंस के अंदर हमें कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज देखने को मिलती है, जैसे कि एक इंग्लिश ऑफिसर जिसने
जो इंग्लिश ऑफिसर ने लाला लाजपत राय का यहाँ पे असॉल्ट किया था उसको भगत सिंह, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा मर्डर कर दिया गया या उसको किल कर दिया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स वाज किल्ड बाय भगत सिंह एंड राजगुरु हु असॉल्टेड लाला लाजपत राय, या जो लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण था उसको इन्होंने मार दिया। तो भगत सिंह यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लीडर थे और इसी एसोसिएशन के माध्यम से ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को परफॉर्म की गई। बिकॉज इन एसोसिएशन जो है ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे तो बेस है, लेकिन दे यूज रिवोल्यूशनरी मीन्स टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया। तो भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा सैंडर्स की हत्या करना, और यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बॉम्ब थ्रो करना है ना, एट द गवर्नमेंट बेंचेस। तो यहाँ पे बॉम्ब थ्रो करने का क्या कारण था वो सब मैंने डिस्कस कर लिया लास्ट सेशन के अंदर, सोशलिस्ट वाले के अंदर, राइज ऑफ लेफ्ट एंड सोशलिस्ट, तो उसके अंदर आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से बेसिकली वी कैन से कि साइमन कमीशन के द्वारा जो है अगेन लोग जो है अपने एजुटेशनल मोड में आ चुके थे, जो रिवोल्यूशनरी अभी तक कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे थे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, उनको भी अगेन इस कमीशन के अराइवल ने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करने के लिए और लाला लाजपत राय के जो ये सेक्रीफाइस था उसकी वजह से इनको वापस कंपेल होना पड़ा टू परफॉर्म सच रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज लाइक मर्डर ऑफ सैंडर्स एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस एंड ऑल। ठीक है, तो ये चीजें होने लगी और होते 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 टाइम आ जाता है 27 मई ऑफ 1930, जहाँ पे फाइनली साइमन कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करता है फॉर द फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये था साइमन कमीशन का बैकग्राउंड और इसका बायकॉट, इतना ही है इसके अंदर। आप क्वेश्चंस वगैरह जो ये डेट्स वगैरह ये याद रख लिए कि कब इसका फॉर्मेशन हुआ, कब ये इसका अराइवल हुआ इंडिया के अंदर और इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, 27 ऑफ मई 1930। अब इसी के बीच में ये इसका फॉर्मेशन होता है 1927 है ना, नवंबर, और भारत आता है ये 1928 फरवरी के अंदर और अपनी रिपोर्ट पेश करता है 1930 के अंदर मई, ऐसे याद रख लो आप। तो इसके बीच में एक इवेंट होता है नेहरू रिपोर्ट वाला। अब ये नेहरू रिपोर्ट क्या है हम अब आगे देखने वाला है। इतना बता दूं कि नेहरू रिपोर्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ और वी कैन से रिजल्ट ऑफ एंटी साइमन एजिटेशन इन इंडिया। एज आई सेड कि जो साइमन कमीशन के गठन के दौरान जो ब्रिटिश लोगों की आइडियोलॉजी थी या ब्रिटिश लोगों की जो थिंकिंग थी कि इंडियंस आर नॉट फिट टू गवर्न देमसेल्फ और इंडियंस आर नॉट फिट टू ड्राफ्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर कंट्री, दैट्स व्हाई दे वर गवर्निंग अस, है ना, उनकी ये थिंकिंग थी। तो इसी का जो तोड़ था वो था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के द्वारा इस तरह से ऐसे ऐसे प्रोविजन को इंट्रोड्यूस करने की अपील की गई फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वेरी प्रोग्रेसिव इन नेचर थे, और ये प्रूव करना था थ्रू दिस रिपोर्ट कि इंडियंस आर एलिजिबल टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स एंड दे आर फिट एंड एलिजिबल टू गवर्न देमसेल्फ। तो नेहरू रिपोर्ट ये चीज थी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जब एंटी साइमन कमीशन या एंटी साइमन एजिटेशन परफॉर्म होने लगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कमीशन की स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस की बजाय इंडियन से ये कहा कि तुम अगर इतने ही एलिजिबल हो तो अपनी तरफ से इस तरह की कुछ रिपोर्ट या इस तरह का कुछ हमें ड्राफ्ट जो है वो फॉर्मुलेट करके दो, सो दैट कि हम ये समझे तुम्हें कि यस यू आर आल्सो फिट टू ड्राफ्ट सच काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो इस तरह के स्टेटमेंट से जो इंडियंस हैं उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है एंड दे पास अ रिजोल्यूशन इन द कांग्रेस सेशन कि वो नेहरू रिपोर्ट जैसी जो चीज नेहरू रिपोर्ट जैसी रिपोर्ट है उसको ड्राफ्ट करेंगे और ब्रिटिश इंडिया को ये बताएंगे कि हम भी कॉन्स्टिट्यूशनल
डेवलपमेंट करने में या जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के अंदर एलिजिबल है एंड एबल्ड है। ठीक है, तो ये था नेहरू रिपोर्ट। तो देखते हैं हम नेहरू रिपोर्ट को। तो स्टार्ट करते हैं नेहरू रिपोर्ट। इन 1928 इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द प्रेसिडेंटशिप और वी कैन से लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। एज आई सेड कि 1920 के बाद से सोशल एलिमेंट्स या सोशल आइडियोलॉजी जो है वो थोड़ी सी इन्फ्लुएंस करने लगी ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट या वर्किंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन अभी जो है जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट आते तब तक नहीं बनते। वो 1930 के अंदर लाहौर सेशन जब होता है जिसके अंदर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन की जाती है, तब वो उस समय लाहौर सेशन के अंदर जो प्रेसिडेंटशिप है वो जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आती है। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं फॉर्मुलेट की गई थी या ड्राफ्ट की गई थी, ये उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप के अंदर ड्राफ्ट की गई थी। तो दिस रिपोर्ट वाज प्रोडक्ट ऑफ एंटी साइमन हेजिटेशन। एज आई सेड कि क्या कारण रहे इसके। तो नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी कमीशन दैट इज नोन एज साइमन कमीशन को इंट्रोड्यूस किया फॉर द फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है, और उसके अंदर जो सारे मेंबर थे वो इंग्लिश मैन थे, एक भी यहाँ पे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इस इशू ने यहाँ पे इंडियंस की जो सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की जो फीलिंग थी उसको हर्ट किया। और इस साइमन कमीशन के जो फॉर्मुलेशन है या इसके जो भारत में अराइवल था उस पे ऊपर सभी पार्टी ने एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया और इसका प्रोटेस्ट करने के लिए अनाउंसमेंट भी कर दी इन द मद्रास सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने ऑफेंड किया था इंडियंस को तो वो था यहाँ पे एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम द कमीशन। एज आई सेड उनके सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिटर्मिनेशन की फीलिंग यहाँ पे हर्ट होती है बाय द एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम द कमीशन। और बेसिक नोशन बिहाइंड this was that the thinking of foreigners, yeah, we can say British government, they was not considering the Indians fit enough to draft a constitution or fit enough to rule themselves. ठीक है, तो basic notion behind this exclusion was कि foreigner would discuss and decide upon the Indians fitness for the self government, कि इंडिया के लिए क्या फिट मतलब सही रहेगा और इंडियंस किस तरह से अपने आप को सेल्फ गवर्नमेंट को परफॉर्म करने के लिए फिट है भी नहीं भी है, तो ये कौन डिस्कस करने वाले हैं? फॉरेनर डिस्कस और डिसाइड करने वाले हैं। तो वो कौन होते हैं, एक बात सोचो, तो वो कौन होते हैं हमें फिट और एलिजिबल डिक्लेयर करने वाले। ठीक है, हमारा इंडिया है, आप फॉरेनर हो, यहाँ पे आप हम पे कब्जा करके या जो कॉन्कर्ड करके जीत के हम पे रूल कर रहे हो। तो अगर टेक्निकली देखें तो आप फॉरेनर, आपको इस देश से चला जाना है, तो हम तो यहाँ के नेटिव्स हैं और हम ही हमारी कंट्री को रूल्स करने के लिए फिट नहीं है। ये बेसिक नोशन है इन ब्रिटिश लोगों का। तो ये तो कहीं से भी सही नहीं होता है। और कई ऐसे स्टेटमेंट है बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स कि जो अपने जो बेसिक नोशन है, जो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग आप हमें सिविलाइज करना चाहते हो, ना कि हम पे रूल करना चाहते हो, उसी के नोशन को आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हो। जैसे लॉर्ड एल्गिन जो था वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, वो यहाँ पे कहता भी है कि इंडिया को जो है वो लाइक इंडिया वॉज कॉन्कर्ड बाय द स्वॉर्ड एंड इट विल बी रिमेन और शेल बी हेल्ड ऑन स्वॉर्ड या बाय द स्वॉर्ड। ठीक है, तो इंडिया को मतलब तलवार के दम पे यानी जोर जबरदस्ती के दम पे ही या फोर्स के दम पे ही कॉन्कर किया गया है। और इसको जब तक हम रख सकें, मतलब जब तक ये रहेगा ब्रिटिश अथॉरिटी के अंदर, इसको स्वॉर्ड के या फोर्स के दम पे ही हम रखेंगे। तो हमने देखने को भी मिलता है कि थ्रू आउट द 200 years ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, इनका जो रिप्रेसिव एंड सप्रेसिव नेचर दिखा है टुवर्ड्स द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये इसी बात की गवाही देता है ना। इस जो स्टेटमेंट है कि इंडिया वाज कॉन्कर्ड बाय द स्वॉर्ड एंड इट विल बी कैप्चर्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द स्वॉर्ड, तो इस चीज को ये सपोर्ट भी करता है ऑफ द कैरेक्टर एंड नेचर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स द इंडियंस, है ना, जो सप्रेसिव और रिप्रेसिव मेजर्स तो ये अपनाते थे।
और इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस स्टेटमेंट को कि वी आर हियर टू सिविलाइज इंडिया नॉट टू रूल इंडिया। इस चीज को ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है इनका नेचर एंड बिहेवियर। तो हमने यहाँ पे देखा भी है कि 1919 के अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पेश किया गया और डायर की इम्पोज की गई। इसी के साथ जिस तरह से इन्होंने पावर थोड़ा सा लिबरेट करने के लिए टुवर्ड्स द इंडियन, या थोड़ा सा शेयर करने के लिए, जिस तरफ एक तरफ ये हाथ बढ़ाया तो दूसरी तरफ इन्होंने रिप्रेसिव मेजर अपना के रॉलेट एक्ट जैसे एक्ट पास किए, सो दैट कि किसी भी नेशनल एक्टिविटीज को या एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्टिविटीज को यहाँ पे कर्ब कर सके, है ना, 1919 के अंदर। तो एक तरफ ये कैरेट हमें पेश करते हैं, है ना, और दूसरी तरफ स्टिक अपने हाथ में रखते। तो ये इनका पॉलिसी है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी इसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है। साइमन कमीशन आता है, नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है और गवर्नमेंट को फिर नेहरू रिपोर्ट जब दी जाती है तो 1 ईयर का ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है कि आप जो प्रोविजन मोतीलाल नेहरू या नेहरू रिपोर्ट के अंदर इनकलकेट किए गए हैं उसको इंट्रोड्यूस करने पे या उसको इम्प्लीमेंट करने के ऊपर सोचो, ठीक है। लेकिन स्टिल गवर्नमेंट का कोई भी उसके ऊपर सपोर्टिव या रेस्पॉन्सिव नेचर देखने को नहीं मिलता है। तो गांधी जी फिर डिसाइड करते हैं कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च करेंगे। नॉन कॉर्पोरेट मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नेक्स्ट जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहलाएगा। तो 1930 के अंदर जब साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करता है, उससे पहले ही अपना ये साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट कब पेश करता है, मई 1930 में, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है मार्च अप्रैल कह दो, मार्च अप्रैल 1930 के अंदर, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स का लॉन्च करना भी इस वजह था कि गवर्नमेंट ने नेहरू रिपोर्ट के ऊपर या इसके साथ भी गांधी जी ने कहा चलो नेहरू रिपोर्ट नहीं मान रहे हो, तो वो उन्होंने अपने 11 पॉइंट्स एक डिमांड रखी इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, इसको मानो। उस पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो इस वजह से फ्रस्ट्रेट होके नेशनलिस्ट लीडर ने अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी ये डिसाइड किया कि दे विल लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश लोगों का ये एक्शन लाइक एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम द कमीशन was seen as a violation of principle of self determination and deliberate insult to the self respect of Indians, ठीक है। और फिर ये डिसकंटेंट पूरी वर्ल्ड कंट्री वाइड एंटी साइमन एजिटेशन के फॉर्म के अंदर परफॉर्म होने लगे। तो वाइल एक्नोलॉजिंग दिस कंटेंट, गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने इस जो बेसिक स्ट्रक्चर था ऑफ द कमीशन उसको चेंज करने के बजाय इंडियंस को ये कहा कि तुम प्रूव करो अपने आप को कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इनको करना क्या था, खाली इतना अगर इनको एजिटेशन फेस नहीं करना पड़ता अगर वो साइमन कमीशन के स्ट्रक्चर के अंदर ही चेंज कर देते। साइमन कमीशन के जो मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे, उनमें इंडियंस रिप्रेजेंटेशन दे देते, 2-3 इंडियंस को भी उसके अंदर शामिल कर लेते, तो ये एजिटेशन होता ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने इतने एटीट्यूड है इनके पास, अभी भी इतना ज्यादा उनको एरोगेंस है, व्हाइट मैन सुप्रीमेसी का जो प्रिंसिपल उनके अंदर दिमाग में इतना ज्यादा फिट है कि वो इस बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की बजाय इंडियंस को कह रहे हैं कि तुम अपने आप को साबित करो कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के एलिजिबल हो, ठीक है। तो इसका रिजल्ट निकलता है नेहरू रिपोर्ट। सभी लोगों ने जो फ्रस्ट्रेटेड जितने भी इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे वो यूनाइटेड होते हैं और डिस्कस करते हैं कि अभी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये शो करना पड़ेगा कि वी आर फिट एंड एलिजिबल इनफ टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर इंडिया। तो सभी इंडियन लीडर्स, यहाँ पे जितने भी इंडियन लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, दे मेड अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिश चैलेंज बाय ड्राइंग अप अ एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। और इस तरह से ऑल पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जाती है। पहले तो की जाती है यहाँ पे दिल्ली में, फिर हेल्ड होती है सेकंड कॉन्फ्रेंस यहाँ पे पूना में। तो फर्स्ट हेल्ड एट दिल्ली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एंड देन यहाँ पे पूना के अंदर।
और ये जो कॉन्फ्रेंस अपॉइंटेड की गई थी, इसके अंदर सब कमेटी की ये कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड हुई थी उसके अंदर एक सब कमेटी का गठन किया जाता है, अपॉइंटमेंट की जाती है एक सब कमेटी, जिसके जो हेड होते हैं वो मोतीलाल नेहरू होते हैं। और भी अदर इंडियन मेंबर्स जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे कि अली इमाम है, टीबी सापरू यानी तेज बहादुर सापरू यहाँ पे लिबरल्स थे। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग जो है वो जो आइडियोलॉजी, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना कि कांग्रेस इज शोड द ओपननेस टुवर्ड्स द सोशलिस्ट विजन। तो ये यहाँ पे यही कारण था कि वो सभी उसके अंदर जो शुरुआत से जो लीडर्स थे ना वो डिफरेंट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे। तो इस वजह से कांग्रेस के अंदर क्लास डोमिनेशन, कांग्रेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन था या जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर क्लास डोमिनेशन नहीं देख के आइडियोलॉजिकल हेगेमोनी दिखता था। और पर्टिकुलर एक टाइम पे एक आइडियोलॉजी तब तक वो सरवाइव करती थी जब तक कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव यहाँ पे नहीं आ जाता। गांधी जी की आइडियोलॉजी एक बहुत लंबे पीरियड तक इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग जो स्टाइल है उसके ऊपर गांधीयन आइडियोलॉजी की हेगेमोनी देखी जाती है। लेकिन जब सोशलिस्ट विजन आता है और थोड़ा सा और बेटर फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है कि हाँ, थ्रू दिस सोशलिज्म या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वी कैन अचीव अवर गोल ऑफ अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम, तो वो स्विच कर जाते हैं ना सोशलिज्म को भी अलोंग विद द गांधीयन आइडियोलॉजी। ऐसा नहीं कि वो गांधीयन आइडियोलॉजी को कंप्लीटली डिनाई कर देते हैं, बट दे स्विच टू सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एज वेल। तो अली इमाम, तेज बहादुर सापरो और सुभाष चंद्र बोस जैसे अदर लीडर्स भी जो थे वो इस सब कमेटी के मेंबर्स होते हैं। देन द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट नोन एज नेहरू रिपोर्ट, और इस कमेटी ने जो रिपोर्ट अपनी सबमिट की वो नेहरू रिपोर्ट के नाम पे जानी जाती इन अगस्त 1928। तो साइमन कमीशन फरवरी में आता है 1928 में, और अगस्त 1928 के अंदर ये साइमन कमीशन, अराइवल और नेहरू रिपोर्ट। देन यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब नेहरू रिपोर्ट को एक्नॉलेज करने से या इसको कंसीडर करने से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी रिस्पॉन्सिव आंसर इसके ऊपर नहीं मिलता है, तो फिर जो गांधी जी है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का प्रपोजल रखते हैं, है ना। तो ये अप्रैल मार्च के अंदर दांडी मार्च होता है, उसी के साथ ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो जाता है बाय गांधी। ठीक है, किसके साथ? सॉल्ट रूल को ब्रेक करने के साथ ही सॉल्ट रूल ब्रेक किया जाता है, और वो जो इवेंट है वो दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। यानी बेसिकली नॉन कॉर्पोरेशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, जितने भी लॉज है उनको ओबीडियंटली तरीके से मना कर देना मानने से। ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एम। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो जाता है अप्रैल 1930 में, और फिर मई 1930 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, ये इवेंट आपको समझ में आ गए। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927, फरवरी 1928 अराइवल होता है इंडिया के अंदर उसका। ठीक है, और उसका बॉयकॉट होता है कंट्री वाइड। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से जब डिस्कस किया गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनलिस्ट लीडर को यहाँ पे ये कह दिया, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ साइमन कमीशन, कि तुम अपने आप को प्रूव करो कि यू आर फिट इनफ टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसका रिजल्ट निकलता है यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट, जो अगस्त 1928 के अंदर सबमिट की गई। और जब इसके प्रोविजंस को 1 ईयर का यहाँ पे ग्रेस पीरियड दिया जाता है इसके प्रोविजन को कंसिडर करने के लिए,
टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण गांधी जी फिर फाइनली मार्च और अप्रैल के बीच में यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देते हैं बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट रूल एंड परफॉर्मिंग द डांडी मार्च। ठीक है, और जो साइमन कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट देता है 27 ऑफ मई 1930। ऐसे भी याद ना रहे तो मई 1930 इतना याद रख लो, काफी है। तो मई 1930 के अंदर जब साइमन कमीशन अपन रिपोर्ट देता है तो इसकी जो रिकमेंडेशन होती है उसको डिस्कस करने के लिए, रिकमेंडेशन देखो ये सारी क्रोनोलॉजी में बता रही हूँ आपको, सो दैट कि आपको इजी होगा सारे इवेंट्स को लिंक करने के लिए। ये बहुत जरूरी होता है, हिस्ट्री को आप क्रोनोलॉजिकली पढ़ो, क्या इंसिडेंट होता है जिसका क्या रिएक्शन निकलता है, ये बहुत याद रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अदरवाइज जब फर्स्ट टाइम आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अरे क्या हो रहा है, मतलब सब आपको पता तो है साइमन कमीशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लेकिन आप उन चीज को लिंक नहीं कर पाते हो। तो अगर स्टोरी लिंक नहीं होती है तो आप उस चीज को कभी भी रिमेम्बर ये बहुत लॉन्ग पीरियड तक नहीं रख सकते हो, है ना, रिकॉल भी बहुत मुश्किल से होता है। तो जब आप क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में चलते हो ना और क्रोनोलॉजी आपको याद हो गई तो सारे इवेंट्स आपको बहुत इजीली याद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे सारे इवेंट्स को लिंक कर सकूं, सो दैट को आपको अंडरस्टैंडिंग के अंदर इजी रहे। तो साइमन कमीशन ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का प्रपोजल रखा जाता है टू डिस्कस दिस रिकमेंडेशन विद द इंडियंस। बिकॉज इसकी रिकमेंडेशन को ऐसे ही लागू कर देंगे विदाउट डिस्कसिंग द प्रोविजंस विद द इंडियंस तो अगेन कोई बहुत बड़ा मास मूवमेंट खड़ा होने वाला है। ठीक है, उनको पता था कि इंडिया जो है वो इंडियंस जो है वो एजिटेशन परफॉर्म करेंगे, तो इस वजह से अगेन उनकी वही नीति कैरेट एंड स्टिक की, वो सोचे थे चलो इंडियंस को बुलाते हैं, बात करते हैं, उनको थोड़ा सा अपीज करने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि हमेशा से पहले मॉडरेट्स को किया गया, देन एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस किया गया उसी के साथ, देन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करके अगेन वापस लिबरल्स को अपीज किया गया, देन फिर सप्रेस किया गया अदर नेशनलिस्ट लीडर जो असर्टिव नेशनलिज्म को फॉलो करते थे। तो इस तरह से इनकी कैरेट और ये स्टिक पॉलिसी हमेशा से रही है इनके नोशन के अंदर। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ये ऑर्गेनाइज करने की सोचते हैं और इन जो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन है उसको ये डिस्कस करना चाहते थे विद इंडियंस, देन ही उसको फिर आगे फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को तो यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा बॉयकॉट कर दिया गया, बिकॉज जो गांधी जी है ना तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना तो उसने नेहरू रिपोर्ट के ऊपर अपना कोई रिस्पॉन्स दिया, ना ही जो 11 पॉइंट्स डिमांड थी गांधी जी की उसके ऊपर कोई अपना रिस्पॉन्स दिया। तो ये इररिस्पॉन्सिव जो नेचर था ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कांग्रेस ने भी, जो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है और वी कैन से कि ट्रू इंडियन रिप्रेजेंटेशन है, तो उसने तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे बॉयकॉट कर दिया। अदर लीडर्स थे लाइक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो यहाँ पे जो दलित क्लास है या डिप्रेस क्लास है उसके रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे, जो लिबरल्स थे वो गए थे, प्रिंसली स्टेट के लोग थे वो गए थे, है ना, एंग्लो इंडियंस थे वो गए थे, तो देवर पार्टिसिपेटेड, बट कांग्रेस जो थी एक मेजर पार्टी उसने यहाँ पे बॉयकॉट कर दिया। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है 1930 के अंदर फर्स्ट, देन सेकेंड होती है 1931 में और ये होती है 1932 में। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब कांग्रेस के द्वारा बाइकआउट की गई तो कोई भी ये फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलता इसका, इट वाज कंसिडर एज अ रामलीला विदाउट राम। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट अगेन जो है प्रेशराइज होती है और ये नेसेसरी समझती है, ये आवश्यकता समझती है कि नहीं कांग्रेस जो है उसको तो इंक्लूड आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो वो फिर कॉम्प्रोमाइज पे आती है। कैसे कॉम्प्रोमाइज पे आती है कि जो 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो गांधी जी ने लॉन्च किया था बिफोर द साइमन कमीशन के रिपोर्ट के सबमिशन के पहले, उसके अंदर जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया तो उसी के साथ ही गवर्नमेंट ने इसको सप्रेस करना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, सप्रेस करके क्या करना चाह रहे थे, यहाँ पे इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिस्पर्स करना चाह रहे थे और जो बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर थे
उनको इम्प्रिजन भी कर दिया था, ठीक है, जेल में भी डाल दिया गया था। तो 1931 में जब गवर्नमेंट को आवश्यकता लगी कि नहीं, कांग्रेस भी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहिए, तो ही ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, या अदरवाइज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा हेल्ड की जा रही है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, या इसको ऐसे कंसिडर किया जाएगा कि जो व्हाइट मैन सुप्रीमेसी है ना, उस चीज को हर्ट होगा। व्हाइट मैन सुप्रीमेसी है ना कि हम बुलाते हैं तो सब लोग आते हैं, तो ये जो चीज है ना वो उनकी शायद थोड़ी सी हर्ट हो सकती है। तो इस चीज को सेफगार्ड करने के लिए उन्होंने फिर कांग्रेस के साथ जो नेशनलिस्ट लीडर थे जिनको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर जेल में डाल दिया गया था, उनको रिलीज किया जाता है। और इसकी रिलीज करने के साथ ही गांधी जी भी रिलीज होके आते, गांधी जी को भी जेल में डाल दिया था तो वो भी रिलीज होके आते। और जो इरविन थे उस समय, लॉर्ड इरविन, वो गांधी जी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। उसी के साथ ही गांधी जी जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को टेम्परेरली सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन गांधी जी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड के अंदर गए, ठीक है, तो वहां से भी गवर्नमेंट, कांग्रेस ने हिस्सा तो ले लिया, ठीक है, लेकिन अब इसका भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलता है। गांधी जी की किसी भी डिमांड को यहाँ पे एक्नॉलेज करने से मना कर दिया गया। ब्रिटिश लोगों के द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो गांधी जी ने वापस इंडिया में आके क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम कर दिया, ठीक है, जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम सेकंड कहेंगे। तो कंप्लीट 1930 से लगा के 1934 तक ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता है और 1934 में ये ऑफिशियली इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। देखेंगे हम आगे किस तरह से इसका सस्पेंशन होता है। तो ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी है और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो भी बातचीत करके जो भी निकलता है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, 35। तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसकी रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अब हमने देख लिया नेहरू रिपोर्ट किन कंडीशन के अंदर फॉर्मुलेट की गई थी और कब की गई थी, ये सारा इंसिडेंट देखा, हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं की प्रोविजन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या चीजों की डिमांड रखी गई फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे अगेन सेम चीज, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेट का स्टेटस प्रोवाइड करना इंडिया को, यानी कि डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल विद इन दी ब्रिटिश सोवरेंटी, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस ये होता है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कोई सेल्फ रूल जो होगा वो विदाउट ब्रिटिश सोवरेंटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे था डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे इसका नोशन क्या था मेन, कि जो इंडिया है वुड हैव फुल सेल्फ गवर्नेंस बट रिमेन अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। यहाँ पे कॉमनवेल्थ किनको कहा जाता है, वो कॉलोनीज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थी लेकिन उनको धीरे धीरे डोमिनियन स्टेटस का, डोमिनियन स्टेट का स्टेटस जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया। तो वो सारी कंट्री मिलके जो है वो कॉमनवेल्थ कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक जैसे डोमिनियन ऑफ कनाडा, कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, डोमिनियन ऑफ न्यूजीलैंड, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना, आयरिश फ्री स्टेट, ये सभी जो थे ये एक टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनको भी, जैसे हमने आयरिश रिवॉल्यूशन पढ़ा तो उनके आयरिश रिवॉल्यूशन के अंदर जो आयरिश लोगों ने अपने आप को ब्रिटिश लोगों की अथॉरिटी सोवरेंटी से फ्री कर दिया, तो लेकिन बिकॉज दे वर द पार्ट ऑफ द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, या सो वी कैन से कि ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हुए थे, तो इस वजह से उनको सबको जब बाद में डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा तो उनको सबको कॉमनवेल्थ की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। भले वो अब फ्री है लेकिन वो बिकॉज कभी ना कभी ब्रिटेन के कॉलोनी रह चुके, इस वजह से वो कॉमनवेल्थ के नेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो फिर नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी ये प्रोविजन रखा गया कि जैसे अदर कंट्रीज को आपने डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया है वो हमें भी दो, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है ना, आयरलैंड है,
वैसे हमें भी दो। सेकेंड इनका था बिल ऑफ राइट्स, लाइक गारंटिंग द फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिकॉज हमने देखा है किस तरह से गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब किया हुआ था कि जो भी एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी होती थी उनको वो सप्रेस कर देते थे। जो प्रेस वगैरह है उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे। तो इस तरह की एक्टिविटी के कारण इन्होंने डिमांड की कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें गारंटीड करो, प्रोवाइड करो, फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करो ऑफ द ऑल सिटीजन्स, एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ रखो। बिकॉज हमने पहले भी देखा है कि जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो यूरोपियंस थे उनको तो यूरोपियंस जज ही उनका ट्रायल करते थे। जो भी यूरोपियंस मैटर होते थे उनका ट्रायल यूरोपियंस जजेस के द्वारा ही होता था, लेकिन जो इंडियंस मैटर होते थे उनको इंडियन जजेस की बजाय यूरोपियन जजेस जो है वो ट्रायल करते थे। तो ये तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ रखी जाए, और ऐसे भी था कि यूरोपियंस को थोड़ा सा लिबर्टी दी जाती थी, है ना, थोड़ी सजा वगैरह में थोड़ी सी लिबर्टी दी जाती थी, जबकि इंडियंस के ऊपर हार्श पेनल्टी अप्लाई की जाती थी फॉर द सेम क्राइम। तो इस तरह से इक्वालिटी नहीं थी बिफोर द लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रोविजन रखा गया। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन लाइक अगर ब्रिटिश रूल के अंदर बात करें तो जैसे अपार्थाइड है, रेसिज्म है, इनके अगेंस्ट हमें ऐसे इस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन चाहिए। रेसिज्म, अपार्थाइड, रंगभेद, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर तो ये डिमांड रखी गई कि जो इंडिया है उसको फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी वो फेडरल होगी, यानी कि जो पावर है वो स्टेट से आएंगे, जितने भी स्टेट्स होंगे उनसे मिलके बना होगा सेंटर। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करो सो दैट कि जो सेंटर है, यानी सेंटर में कौन था यहाँ पे, या जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, जो सेंटर थे, उसके ऊपर किसका कंट्रोल था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, बीजी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो प्रोविंसेस है यानी जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को यहाँ पे बहाल किया जा रहा था। तो प्रोविंसेस अंदर या वी कैन से स्टेट के अंदर कौन थे? इंडियंस थे, या इंडियन गवर्नमेंट या इंडियंस के द्वारा चलाई जाने वाली ऑटोनॉमी थी। तो इन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर इसलिए कहा कि सो दैट कि जो सेंटर है उसको पावर किससे मिले? स्टेट से मिले। स्टेट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सेंटर, ठीक है। तो स्टेट से मिलके सेंटर बने, ना कि सेंटर जो है वो डोमिनेट करे स्टेट को। तो इससे क्या होगा? जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि जो रेजिडरी पावर है, ठीक है, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो सेंटर के पास होनी चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे नेहरू जो थे, मोतीलाल नेहरू, उनके ऊपर ये क्रिटिसिज्म भी होती है कि ये तो यूनिटरी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज दे वांट टू वेस्टेड द रेजिडरी पावर इन द सेंटर। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। रेजिडरी पावर किनके पास में होनी चाहिए थी? स्टेट के पावर। जिससे और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है या जो स्टेट या प्रोविंसेस की जो पोजीशन है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होती। देन यहाँ पे सेक्युलर स्टेट होना चाहिए। देयर शेल बी नो स्टेट रिलीजन, है ना, मैन एंड वुमन शेल हैव इक्वल राइट्स एज अ सिटीजन। बिकॉज यहाँ पे पहले क्या होता था, जो क्रिश्चियन होते थे उनको गवर्नमेंट फैसिलिटी या अदर जो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीफ प्रोवाइड की जाती थी इन द ड्रॉट पीरियड एंड ऑल, वो इजीली प्रोवाइड हो जाती थी। यानी थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था बिटवीन द अदर रिलीजन एंड क्रिश्चियनिटी। तो जो क्रिश्चियन कन्वर्टेड थे या जो क्रिश्चियन थे उनको इजीली रिलीफ मटेरियल या उनको जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करने में इजी होती थी। तो इस वजह से नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होना चाहिए, यानी रिलीजन के बेस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्रिश्चियनिटी जो है उसको परफॉर्म करो और लोगों को प्रेशराइज करो टू अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी, है ना, या कन्वर्ट इनटू द क्रिश्चियनिटी, और उनको ये फिर झांसा दो कि अगर तुम क्रिश्चियन बन जाते हो
तो हम आपको इजीली, गवर्नमेंट जो है आपके लिए और ज़्यादा वर्क करेगी, आपके वेलफेयर के लिए और ज़्यादा फंड प्रोवाइड करवाएगी। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। सेक्युलर स्टेट का दर्जा होना चाहिए, सो दैट कि कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं होगा। तो रिलीजन के बेस पे किसी को कन्वर्ट करना या रिलीजन के बेस पे किसी को डिसओरिएंटेड करना भी पॉसिबल नहीं होगा। सभी जो भी मैन एंड वुमेन है, दे विल बी इक्वली ट्रीटेड एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट एज अ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ऐसे, ठीक है। देन यहाँ पे बात की गई सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए इन्होंने कंप्लीटली डिनाई किया, यानी कि जो मुस्लिम एक्ट ऑफ 1909 था, जिसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन था फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, उसको एक्नॉलेज करने से या उसको कंसिडर करने से ये कंप्लीटली मना करते हैं, है ना। वो ये कहते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटी को किसी भी तरह से माइनॉरिटी की कैटेगरी में आप मत लाओ। तो अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन रखा जाता है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से ऑलरेडी इंडिया के अंदर कम्युनल पॉलिटिक्स ने जन्म ले लिया था और इसके साइड इफेक्ट भी दिखने को मिल रहे हैं। तो इस कम्युनलिज्म को और ज्यादा ग्रो होने से रोकने के लिए जो नेहरू रिपोर्ट है, उसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर इवन मुस्लिम एंड जो डिप्रेस क्लास थे, जिनको माइनॉरिटी कंसिडर किया जा रहा था, उनके लिए ये डिनाई करते हैं कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मत दो, ठीक है। उनका मानना था कि कम्युनलिज्म इससे और ज्यादा बढ़ेगा। तो जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, उसको रिलीजियस माइनॉरिटी कंसिडर मत करो, उनको कंसिडर करो दे शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, बेशक उनके रिप्रेजेंटेशन को सिक्योर रखने के लिए अगर वो माइनॉरिटी के अंदर है, यानी उनकी संख्या कम है देन द हिंदू, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये मुस्लिम जो है यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी, बिकॉज वो हिंदू की बजाय संख्या में कम है। तो लेकिन इनको रिलीजियस माइनॉरिटी के अंदर कंसिडरेशन मत करो और इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड ना करके इनको रिजर्व सीट प्रोवाइड करो, सो दैट कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनफ और अच्छे तरीके से हो सके इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, रिजर्व सीट्स, ठीक है। और इनके लिए भी जॉइंट इलेक्टोरेट का, या वी कैन से जॉइंट कह दे तो, या फिर हम कह सकते हैं इसको जनरल इलेक्टोरेट का सिस्टम होना चाहिए। हाँ, बाकायदा इसके लिए इनके लिए रिजर्व सीट्स कर दो और इनको माइनॉरिटी के अंदर कंसिडर ना किया जाए, बिकॉज सेपरेट इलेक्टोरेट के सिस्टम की वजह से कम्युनलिज्म की जो भावना है वो और ज्यादा बढ़ेगी इंडिया के अंदर, जो इंडिया के फ्यूचर के लिए सही नहीं है। तो इस वजह से इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अक्नॉलेज करने से यहाँ पे मना कर दिया है, या दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी। देन अगर हम यहाँ पे कहें कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के लिए अगर इन्होंने बात की, तो इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आप जानते हो जो हेड है वो इलेक्टेड होता है, यानी ही वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, या वी कैन से कि जो वो लोगों को या जो पीपल ऑफ इंडिया है उनके प्रति अकाउंटेबल होता है। और इसके ऑपोजिट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो हेड होता है ऑफ द गवर्नमेंट, और वो जो लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल नहीं होता है। यानी उसको सिंपल सिंपल मेजोरिटी और जो स्पेशल मेजोरिटी इस तरीके से उसको नहीं हटाया जा सकता। अगर वो चुन गया है 5 साल के लिए, अगर उसका टेन्योर फिक्स है, तो अगर वो सेलेक्ट हो चुका है, इलेक्शन जीत चुका है, तो वो 5 ईयर के तक उसको कोई भी उस डेजिग्नेशन से हटा नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर अगर लोगों को लगता है कि उनका हेड सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो वो उसके प्रति नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके उसको हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन करना चाहिए विद द बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेचर के 2 भाग करो, अपर हाउस और लोअर हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। एंड लोअर हाउस,
तो जैसे आज के समय राज्यसभा और लोकसभा है, वैसे लोकसभा के अंदर यहाँ पे जो लोगों के द्वारा जीते गए लीडर्स है वो आते हैं यहाँ पे, और राज्यसभा के अंदर जो भी लोग हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, और साथ ही वो लोग आते हैं जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है। तो राज्यसभा के अंदर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, जबकि लोकसभा के अंदर कंप्लीटली लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसलिए नाम से ही आप देखो लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा, राज्य यानी स्टेट की असेंबली है ना, यानी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे। स्टेट के जो एमएलए होते हैं उनमें से चुन के एमपी बनते हैं, जो राज्यसभा के अंदर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करता है। जबकि लोकसभा के जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट होता है, लोग अपना एमपी चुन के यहाँ भेजते हैं, और उसके वोट जो है, जो ये एमएलए एमपी बन के राज्यसभा में जाते हैं, उनके वोट के अंदर जनता शामिल नहीं होती है, ठीक है। वो एमएलए अपने आपस में वोट करके अपने में से एमपी बना के राज्यसभा में भेजते हैं। जबकि लोकसभा के अंदर जो एमपी बन के आता है उसकी वोटिंग जो है, उसको वोट देते हैं कौन? जनता, पीपल, डायरेक्ट। इस वजह से वो लोगों की सभा है, लोअर हाउस ऑफ कॉमन। और साथ ही क्या होना चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर की हमने बात कर दी, और सिग्निफिकेंट पावर्स जो है वो प्रोविंसेस को देनी चाहिए, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की यहाँ पे जरूरत है और बहाल करने की जरूरत है। ये डिमांड थी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। देन लैंग्वेज की बात करें तो क्या रखा गया प्रोविजन कि यूनियन शैल बी कि लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदुस्तानी, जो कि देवनागरी लिपि के अंदर भी, स्क्रिप्ट के अंदर भी लिखी जा सकती है, या फिर उर्दू के अंदर भी लिखी जा सकती है, उससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन लैंग्वेज जो है वो ऑफ द यूनियन या ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? हिंदुस्तानी होनी चाहिए। स्क्रिप्ट कुछ भी हो, देवनागरी हो या उर्दू हो, चलेगा। और साथ ही जो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज है वो भी परमिट किया जाएगा, यानी कहीं कहीं पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी रखी जाएगी। लेकिन मेन जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हमारी क्या होगी? हिंदुस्तानी होगी, या हिंदुस्तानी होगी, चाहे वो देवनागरी के अंदर लिखी गई हो या उर्दू के अंदर लिखी गई हो। देन यहाँ पे प्रपोजल भी रखा जाता है ऑफ द क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, एंड ऑल्सो सजेशन दैट प्रोविंस शुड बी लिंग्विस्टिकली डिटरमाइंड। और जो प्रोविंसेस का या जो स्टेट का फॉर्मेशन होगा उसको लिंग्विस्टिकली डिटरमाइन करना चाहिए, यानी भाषा के आधार पर स्टेट का फॉर्मेशन का होना चाहिए। तो हमने मोस्टली ऐसे स्टेट है जो भाषा के आधार पे ही फॉर्म है। इंडिया के अंदर हम देख सकते हैं, जैसे मद्रास रीजन है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु जो पहला मद्रास था उसमें तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, आंध्रा है जो वहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है, जबकि जो मद्रास प्रॉपर कहते हैं या जो तमिलनाडु है वहाँ पे तमिल बोली जाती है, तेलुगु, तमिल। देन यहाँ पे कर्नाटक आ जाता है जहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है, केरल आ जाता है जिसके अंदर आप मलयालम बोली जाती है ना, गुजरात है जहाँ पे गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र है जहाँ मराठी बोली जाती है। तो इंडिया के अंदर जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है वो लिंग्विस्टिकली डिटरमाइंड है, भाषा के आधार पर स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, और इसका प्रोविजन नेहरू की रिपोर्ट में भी था। देन यहाँ पे प्रोविजन था कि जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है या जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो, सभी को जो उनकी पावर है वो कहाँ से डिराइव्ड होगी? फ्रॉम द पीपल। तो बेसिकली यहाँ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते थे। तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर हमने देखे क्या क्या प्रोविजन रहते हैं, क्या डिमांड की गई फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और हम देख सकते हैं जो डिमांड्स थी उनका नेचर कैसा था? वेरी प्रोग्रेसिव, है ना। तो नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे फॉर्मुलेट तो की गई, लेकिन इवन विद द पार्टी जो जितने भी ऑल पार्टीज ने यूनाइटेड फ्रंट बनाया था या जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी ऑल पार्टीज की, उसके अंदर नेहरू रिपोर्ट का फॉर्मेशन करना था। सभी ने अपनी आस लगाई कि मुस्लिम जो लीग है उसने आस लगाई होगी कि इसमें के अंदर मुस्लिम इंटरेस्ट भी सेफगार्ड किए जाएंगे। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट को फॉर्मुलेट होके आती है तो सेपरेट इलेक्टोरेट से वो रिजेक्ट कर
डिमांड थी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी के सेपरेट इलेक्टोरेट्स उनको रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब सेकेंड टाइम जब हमें ये तो थर्ड टाइम हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली थी अगेंस्ट द साइमन कमीशन, है ना, लेकिन जब सेकेंड टाइम हुई थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी लखनऊ पैक्ट के साथ होम रूल मूवमेंट के दौरान, तो उसके अंदर क्या रीजन था कि जो मुस्लिम लीग है उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था। उसमें ये मेन रीजन था कि कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के जो प्रोविजन है उसको सपोर्ट किया था, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे साथ दिया था। लेकिन दिस टाइम नेहरू रिपोर्ट के अंदर जब सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविजन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया या इसको रिजेक्ट कर दिया गया बाय नेहरू रिपोर्ट, तो मुस्लिम यहाँ पे वापस जो है भड़क जाते हैं। मुस्लिम जो है इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते और कहते हैं कि ये तो प्रो हिंदू रिपोर्ट है, इसमें हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, हमारी डिमांड्स को या हमारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड ही नहीं किया गया, ये तो एट्रोसिटी है अगेंस्ट द माइनॉरिटीज। इस तरह से जो मुस्लिम सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी है उसने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। यानी बेसिकली जो यूनाइटेड फ्रंट बना था ऑल पार्टीज का, वो अब धीरे धीरे जो है वापस डिसइंटीग्रेट होने लग गया बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट पर मुस्लिम अलग हो गए। देन यहाँ पे बात हुई कि सभी जो लोग हैं वो इक्वली ट्रीट होंगे, यानी कि ऑल विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई क्लास डिस्टिंक्शन नहीं होगा, कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, खाली क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी अपर क्लास लोअर क्लास एक है, हिंदू मुस्लिम सब एक है, कोई भी रिलीजियसली या क्लास के बेस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किए जाएंगे। तो कंप्लीटली जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट यहाँ पे बात की गई थी। तो जो इवन जो अपर क्लास हिंदू सेक्शन है, जो ब्राह्मण है, उन्होंने भी इसको बायकॉट करना शुरू किया बिकॉज उनको लगा कि अरे ये तो बात कर रहे हैं अगेन इक्वालिटी की, हम और शूद्र एक कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो जो अपर ब्राह्मण एंड जो अपर क्लास हिंदू थे उन्होंने इस चीज को नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। हिंदू महासभा थी, उसने कहा कि ये तो प्रो मुस्लिम है, प्रो मुस्लिम रिपोर्ट है। यानी जब इन्होंने ये बात की कि चलो सेपरेट इलेक्टोरेट तो मत रखो मुस्लिम के लिए, लेकिन उनको क्या दे दो, रिजर्व सीट दे दो, रिजर्व सीट्स रखो विद द जनरल इलेक्शन। तो इस चीज पे हिंदू महासभा भड़क गई। तो जो यूनाइटेड फ्रंट जो है वो बना था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट और साइमन कमीशन के अगेंस्ट, वो अब यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होता नजर आ रहा था जब नेहरू रिपोर्ट ने अपनी जो रिपोर्ट है, सॉरी मोतीलाल नेहरू ने अपनी ये रिपोर्ट सबमिट की थी। तो इसके कारण एक ही है कि जो इसके प्रोविजन थे वो मोर प्रोग्रेसिव थे देन द साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट और ऑल पार्टी कन्वेंशन हेल्ड एट कलकत्ता इन दिसंबर 1928 फेल टू एक्सेप्ट एंड पास रिस्पेक्टिवली द नेहरू रिपोर्ट। तो जो कलकत्ता सेशन हुआ था जिसके अंदर नेहरू रिपोर्ट के फॉर्मेशन को लेके बात की गई थी, है ना, वो उसको अब नेहरू रिपोर्ट जब पेश की गई तो उसको एक्सेप्ट करने से यहाँ पे मना कर दिया गया। और ये सब रीजन रहते हैं, हम एक बार पढ़ भी लेते हैं क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे चीजें बताई है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली है, इस तरह की प्रोग्रेसिव चीज इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो तो डायरेक्टली अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारेंगे, है ना। फेडरल स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये तो कंप्लीट पावर का कंप्लीट पावर का ट्रांसफर जैसी बातें हो रही है। एंड दे आर नॉट विलिंग टू शेयर द पावर विद द इंडियंस और ट्रांसफर द पावर टू इंडियंस, है ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो ऑब्वियसली ये मना करना ही करना है, लेकिन ऑल पार्टी जो कन्वेंशन था या ऑल पार्टी फ्रंट जो था वो भी अब इस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है बिकॉज उनके जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट थे लाइक मुस्लिम लीग और अदर लाइक हिंदू महासभा और जो ब्राह्मण क्लास है, अपर क्लास है, उनके इंटरेस्ट यहाँ पे क्लैश होने लगे थे बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। तो देखते हैं वन बाय वन क्या रिजेक्शन के क्या रीजंस रहते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों इसको रिजेक्ट किया, बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियंस। मेन तो कारण यही था, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंसेंट पे नहीं बनी थी, है ना। इस रिपोर्ट के ऊपर ब्रिटिश लोगों का ग्रीन सिग्नल नहीं था और उनकी ब्लेसिंग नहीं थी, इस वजह से ऑब्वियस है कि वो सच काइंड ऑफ रिपोर्ट्स को रिजेक्ट करेंगे।
and the government was not ready to accept the report of such a committee, जो जिसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंसेंट ना हो। तो जो ऑल पार्टी कन्वेंशन होता है हेल्ड एट कलकत्ता इन दिसंबर 1928 फेल टू पास द नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, अगस्त 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, है ना, सबमिट की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और जब कलकत्ता सेशन हुआ दिसंबर 1928 में, तो उस नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से सभी पार्टियों ने मना किया, बिकॉज इसके पीछे जो था उनके कम्युनल माइंडसेट थे। जैसे कि लीडर्स बिलोंगिंग टू सिक्स लीग एंड मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, they were communal minded, they want to safeguard their communal interest, that's why they was not willing to address or willing to accept such progressive report। तो हिंदू महासभा ने यहाँ पे डिनाउंस किया इस रिपोर्ट को ऑन द ग्राउंड ऑफ कि ये प्रो मुस्लिम है, बिकॉज यहाँ पे मुस्लिम के लिए रिजर्व सीट की बात कर दी गई इस वजह से। देन लिबरल्स अडॉप्टेड एन एटीट्यूड ऑफ बेनोवोलेंट न्यूट्रलिटी। जो लिबरल्स थे कांग्रेस के अंदर, उन्होंने इस चीज के ऊपर न्यूट्रलिटी दिखाई, कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। एंड जो नॉन ब्राह्मण्स थे ऑफ द मद्रास और जो शेड्यूल कास्ट थे, उसने इस चीज को अपोज किया। शेड्यूल कास्ट ने क्यों अपोज किया? बिकॉज माइनॉरिटी के इश्यूज पे और माइनॉरिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स के ऊपर जो चीजें थी उनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के प्रोविजन को माइनॉरिटी, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या अदर माइनॉरिटी हो या डिप्रेस क्लास हो, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स के को रिजेक्ट करना ही मेन कारण बनता है कि शेड्यूल कास्ट और जो नॉन ब्राह्मण्स थे उन्होंने इस चीज को अपोज किया। तो बेसिकली जो नेहरू रिपोर्ट है उसने और ज्यादा जो शेड्यूल कास्ट के साथ जो गैप है अदर नेशनलिस्ट लीडर का या जो शेड्यूल कास्ट के मेंबर है, वो अपने आप को और ज्यादा एलिनेटेड फील करने लगे आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, और जिन्ना ने यहाँ पे अपना 14 पॉइंट्स का डिमांड रिप्रेजेंट की इन फ्रंट ऑफ द कांग्रेस फॉर सेटलमेंट ऑफ द कम्युनल टैंगल। ठीक है, उन्होंने कहा, जिन्ना ने कहा कि हमको एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड तो करना ही है, किसी भी हालत में देना ही देना। अगर आप चाहते हो हमारा साथ तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलना चाहिए। तो जो मिस्टर जिन्ना थे, जो मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे इस समय, उन्होंने 14 पॉइंट्स की डिमांड रखी इस शर्त पे कि अगर कांग्रेस हमारा यूनाइटेड फ्रंट चाहती है विद मुस्लिम लीग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो हमारी ये डिमांड होगी, इस डिमांड को स्वीकार कर लो, हम आपका साथ देंगे। जिसके अंदर था एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और सेकेंड 1/3 ऑफ सीट विल बी रिजर्व्ड इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर द मुस्लिम। ठीक है, and reservation of the seat for the Muslim in Punjab and Bengal area in proportion of population, and the residual power should be vested in provinces। नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया था कि रेजिडरी पावर कहाँ होनी चाहिए? सेंटर के पास। ठीक है, लेकिन जिन्ना ने क्या कहा कि रेजिडरी पावर जो है, रेजिडरी पावर वो किसके पास होनी चाहिए? प्रोविंसेस के पास। अब इसका ये कहना इसलिए था, इसके पीछे ये रीजन नहीं था कि वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को मतलब स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। उसके पीछे ये रीजन था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और ईस्ट बंगाल, इन दो रीजन के अंदर जो मुस्लिम जो थे वो मेजॉरिटी में थे। जो मोस्टली पॉपुलेशन जो थी वो कौन थी? मुस्लिम थी। तो अगर रेजिडरी पावर जो है वो प्रोविंसेस के पास होगी, तो ये चाहते थे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और ईस्ट बंगाल के अंदर हमारी मेजॉरिटी है, अगर प्रोविंसेस के पास रेजिडरी पावर होगी तो इनकी जो पोजीशन है वो और ज्यादा पॉलिटिकली स्ट्रेंथन होगी। तो इस वजह से जो जिन्ना थे वो रेजिडरी पावर को प्रोविंसेस के देने के सपोर्टर में थे। और जब अगर प्रोविंसेस के पास रेजिडरी पावर होगी तो मुस्लिम कम्युनिटी अपनी पोजीशन को पॉलिटिकली और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकती है और अपने आप को डोमिनेट कर सकती है इन दी इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये पीछे इसका रीजन था।
तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती है ड्यू टू द रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ कम्युनल ग्रुप्स। ठीक है, कम्युनल ग्रुप्स का जो ये माइंडसेट था, कम्युनल माइंडसेट था, और उनके रॉन्ग एटीट्यूड के द्वारा नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, और माइनॉरिटीज के द्वारा भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, पर्टिकुलरली मुस्लिम के द्वारा। ठीक है, अदर का तो पता नहीं, मुस्लिम्स के द्वारा पर्टिकुलरली यहाँ पे इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। दे फेल्ट कि मतलब उनको उनको फियर था, उनको डर था कि वो उनकी जो मेजॉरिटी है इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और ईस्ट बंगाल के अंदर वो हार्म होगी, और अगर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला तो हिंदू जो कम्युनिटी है वो अगेन मुस्लिम इंटरेस्ट को डोमिनेट करेगी, और मुस्लिम लोगों के जो रिसोर्सेज है वो हो सकता है हिंदू के द्वारा, हिंदू मेजोरिटी के द्वारा सबड्यूड कर दिए जाए। तो ये इनका मानना था। तो जो फियर ऑफ द मेजोरिटी था वो यहाँ पे सरफेस पे आता है, और इस कारण से मुस्लिम जो है अपने आप को एलिनेटेड करते हैं फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ नेहरू रिपोर्ट। और साथ ही जो यंगर सेक्शन ऑफ द ऑपोजिशन था, यानी वी कैन से जो कांग्रेस के अंदर यंगर सेक्शन था, जिसको लेड कर रहे थे बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर, उनको भी नेहरू रिपोर्ट से काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई, बिकॉज यहाँ पे बात की गई डोमिनियन स्टेटस की इंस्टेड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेहरू रिपोर्ट स्टूड फॉर द डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस अगेन आई विल से सेल्फ रूल विद इन द ब्रिटिश सोवरेनिटी, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के सपोर्ट में थे, पूर्ण स्वराज के सपोर्ट के अंदर थे, यानी कि सेल्फ रूल विदाउट ब्रिटिश सोवरेनिटी। तो नेहरू रिपोर्ट में जो वेरियस सेक्शन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर है उनको डिसअपॉइंट किया था, बिकॉज उस समय इस तरह की बात करना इज वेरी प्रोग्रेसिव इन नेचर, और इस तरह जब कम्युनल माइंडसेट लोगों के बने हुए हैं जो अपने कम्युनल इंटरेस्ट से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, उनके सामने इस तरह की प्रोग्रेसिव चीज रख के जहाँ पे सबके लिए इक्वालिटी की बात हो रही है, तो वो डाइजेस्टेबल होता ही नहीं है ना। तो चलो ये सब रीजन रहते हैं उसके एक्सेप्टेंस नहीं होने के, लेकिन अगर कहा जाए, अगर एनालिसिस किया जाए ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, तो इट वाज वेरी प्रोग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, देन द साइमन कमीशन। तो हम कह सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट ने यहाँ पे जस्टिफाई किया ऑफ द क्वेस्ट ऑफ इंडियन के दे आर एलिजिबल और दे आर फिट इनफ टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। देन यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट पेश कर दी जाती है, मैंने बताया आपको, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल टू एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट। तो अगस्त 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट को सबमिट की गई थी, और उसके साथ 1 ईयर का ग्रेस पीरियड भी दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाय द गांधी जी और अदर नेशनलिस्ट लीडर कांग्रेस के, कि आप 1 ईयर ले लो और इस चीज को कंसिडरेशन या एक्नॉलेज करो। तो 1 साल का टाइम पीरियड दिया टू थिंक ऑन द नेहरू रिपोर्ट, और वो पीरियड था 31 दिसंबर 1929। यानी कि अब कांग्रेस का ये कहना था कि 31 दिसंबर 1929 तक गवर्नमेंट या तो नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है तो अच्छी बात है, और अगर वो इंटायरली इसको डिनाई करती है, रिजेक्ट करती है, तो हम जो है वो नॉन वायलेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च करेंगे। कैंपेन, वी विल ऑर्गेनाइज अ कैंपेन ऑफ नॉन वायलेंट नॉन कॉर्पोरेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो 31 दिसंबर 1929 के उनको अल्टीमेटम दिया गया था कि इस तारीख तक अगर वो इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं, तो हम कैंपेन, वी विल लॉन्च अ कैंपेन ऑफ नॉन वायलेंट नॉन कॉर्पोरेशन, एंड इट क्रिएटेड बैकग्राउंड फॉर द पूर्ण स्वराज्य डिक्लेरेशन। तो इसके बाद ही हमें हमें 1930 जो लाहौर सेशन होता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेहरू रिपोर्ट को ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया जाता है, और जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप होती है कांग्रेस के सेशन की। ठीक है, सॉरी 1929 में होता है लाहौर सेशन, और 1930 के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है बाय गवर्नमेंट, सॉरी बाय गांधी जी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फर्स्ट लॉन्च बाय गांधी जी, बिकॉज अब तक अगस्त 1928 से लगा के 1930 तक
गवर्नमेंट का कोई भी रिस्पॉन्सिव आंसर यहाँ देखने को नहीं मिलता है कि दे आर विलिंग टू प्रोवाइड या दे आर विलिंग टू एड्रेस सच काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट फॉर द इंडियंस और डिमांडेड बाय इंडियंस। तो अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन नेहरू रिपोर्ट एंड साइमन कमीशन रिपोर्ट। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके मेंस वगैरह में या स्टेट पीसीएस में मेंस देते हो तो 5-5 नंबर की जो कमेंट वाली आती है जिसके अंदर पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन नेहरू रिपोर्ट एंड साइमन कमीशन, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे साइमन कमीशन हमें पता ही है अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, whereas Nehru report was appointed by the conference of all important Indian leaders and parties। तो साइमन कमीशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था, जबकि नेहरू कमेटी को या जो नेहरू रिपोर्ट के लिए नेहरू कमेटी बनी थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट की असेंट नहीं थी, कंसेंट नहीं थी, वो इंडियंस के द्वारा या जो ऑल पार्टीज है ऑफ द इंडियन लीडर्स उनके द्वारा अपॉइंट की गई थी। साइमन कमीशन के जितने भी मेंबर थे हमें पता है इंग्लिश थे, सारे इंग्लिशमैन थे, जबकि नेहरू कमेटी के जितने भी जो मेंबर्स थे दे वर इंडियंस। साइमन कमीशन के अंदर जो फॉरेनर्स थे दे डिसाइडेड और दे डिस्कस एंड ट्राई टू डिसाइड अपॉन इंडियंस फिटनेस फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि ब्रिटिश एक्शन, ये जो ब्रिटिश लोगों का एक्शन है ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम द साइमन कमीशन, ये वॉयलेशन करता है ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डेलिबरेट इंसल्ट टू द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ इंडियंस, ठीक है। तो साइमन कमीशन के अंदर फॉरेनर ये डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया फिट है कि नहीं फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट, जबकि नेहरू कमेटी के अंदर इंडियंस जो है वो डिसाइड कर रहे थे ऑन द अग्रीड अपॉन द अग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यानी साइमन कमीशन के अंदर इंडिया के अंदर जो फर्दर डेवलपमेंट होने वाला है उनका डिसीजन मेकिंग कौन कर रहे हैं, इंग्लिशमैन कर रहे हैं, जबकि नेहरू कमेटी के अंदर कौन कर रहे हैं, इंडियंस कर रहे हैं। साइमन कमीशन के अंदर इंग्लिशमैन ये डिसाइड कर रहे हैं कि इंडियंस फिट है या नहीं, जबकि नेहरू कमेटी के अंदर जो ऑल इंडियंस है दे डिसाइडेड टू अग्रीड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसा कोई भी मेंशन नहीं किया गया था कि जो इंडिया है उसको सेल्फ गवर्नमेंट का स्टेटस है वो प्रोवाइड करवाएंगे, या जो होम रूल का जो प्रोविजन है वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अंदर नहीं था। तो देयर वाज नो मेंशन ऑफ आइडिया ऑफ गिविंग सेल्फ गवर्नमेंट और होम रूल टू इंडियंस, जबकि नेहरू रिपोर्ट के अंदर ये चीजें थी, इन चीजों को मेंशन किया गया था, जैसे डोमिनियन स्टेटस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करना, ये सारी चीजें नेहरू रिपोर्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड थी। देन इन साइमन कमीशन की बात करूं तो जो कमीशन की रिपोर्ट तैयार की गई थी उसके अंदर किसी भी इंडियन लोगों का या इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से भी और इंडियन लोगों की ओपिनियन भी नहीं होने के ग्राउंड पे ये बनी थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट। यानी उसके अंदर इंडियन लोगों के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और इंडियन पब्लिक ओपिनियन उसके अंदर शामिल ही नहीं है। तो वी कैन से कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है दैट द एग्जीक्यूटिव जो थे उसके was the remain supreme and independent of legislative control, whereas in Nehru report we can say they were responsible to legislature both at the center and province, यानी कि they address the issue of public। नेहरू रिपोर्ट के अंदर द प्रोविजन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स जो प्रोविजन था उसको रिजेक्ट किया गया था, एंड instead of the separate communal electorates they proposed the reservation of seats for the Muslim and Hindu in the northwest frontier in the proportion to their respective population। जबकि साइमन कमीशन या साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अंदर they recommended the separate representation for the minorities। तो इसका रिजल्ट निकलता है आगे जब मैंने कहा कि 1935 के अंदर साइमन कमीशन की रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है उस एक्ट के अंदर, और उसी के बीच में 1932 के अंदर जो रैमसे मैकडोनल्ड थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया था, कम्युनल अवार्ड। जिसका रिजल्ट ये था कि उसके अंदर मुस्लिम के लिए तो सेपरेट इलेक्टोरेट था ही था, साथ में जो डिप्रेस्ड क्लास थी, दलित थे,
उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेशन की घोषणा कर दी। और उसके पीछे उनका ये नोशन था कि वो इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म जो है वो और ज्यादा भड़काना चाहते थे, सो दैट कि आपस में लोगों को लड़वा के, पहले हिंदू मुस्लिम लड़वाया सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड करके मुस्लिम्स को, तो हिंदू मुस्लिम गैप हो गया। और अब जब डिप्रेस क्लास को यहाँ पे दिया जाएगा तो हिंदू हिंदू के बीच में ही गैप बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कम्युनल पॉलिटिक्स। तो ये बेसिक नोशन था। नेक्स्ट देखिए तो साइमन कमीशन के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था जो गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने का ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जबकि नेहरू रिपोर्ट में इस चीज की बात की गई थी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के अंदर जो गवर्नर जनरल था उसकी पावर को कम करने की या ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जिसके अंदर जो गवर्नर जनरल है उसकी पावर को कंटेन करने की कोशिश की जाए या ऐसी बात की जाए, जबकि नेहरू रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड होना चाहिए और दैट शुड बी रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जबकि गवर्नर जनरल के केस में ऐसा नहीं था। गवर्नर जनरल के पास कंप्लीट या सोल अथॉरिटी होती थी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे साइमन कमीशन के अंदर गवर्नर जनरल की पावर को लेसन करने की बात नहीं की गई थी, जबकि नेहरू रिपोर्ट में ये चीज की गई थी और ये कहा गया था कि गवर्नर जनरल जो है दैट शुड बी द ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। नेक्स्ट देखा जाए तो साइमन कमीशन के अंदर देयर वाज नो प्रोविजन फॉर एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, व्यस्क मताधिकार का कोई भी प्रोविजन नहीं था। व्यस्क मताधिकार वोट देने का प्रोविजन है ना, यानी गवर्नमेंट को इलेक्शन का प्रोविजन नहीं था। तो बेसिकली वो इलेक्शन चाहते ही नहीं थे ना, इलेक्शन क्यों, अगर इलेक्शन होगा तो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी जो ऑब्वियसली इंडियन के द्वारा मेजोरिटी में होगी और यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज पोज हो सकता है। तो दे डोंट वांट कि ऐसे कोई एडल्ट फ्रेंचाइज की बातें की जाए यहाँ पे, जबकि नेहरू कमेटी के अंदर एडल्ट फ्रेंचाइज की रिगार्डिंग भी यहाँ पे प्रोविजन रखे गए। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट या वी कैन से नेहरू कमेटी। तो इसी के साथ हम ये सेशन एंड करते हैं। आई होप यू दिस लाइक सेशन एंड प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज examyatra.com। थैंक यू।